हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलियस। हमारे आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे वो है वैदिक एज यानी कि वैदिक काल। हम सब जानते हैं कि सैंधव सभ्यता के विनाश के साथ भारत में जिस नई सभ्यता का विकास हुआ उसी सभ्यता को हम वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता को वैदिक सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता के इतिहास के मुख्य स्रोत वेद हैं, यानी कि हमें वेदों से इस सभ्यता के बारे में पता चलता है। हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हम वैदिक सभ्यता को जानना चाहते हैं तो हमें वैदिक साहित्य को जानना होगा और वैदिक साहित्य के दृष्टिकोण से भारत का इतिहास जानना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वैदिक साहित्य को। वैदिक साहित्य यानी कि वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, रामायण, महाभारत, गीता आदि ग्रंथ। हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ मात्र हों, लेकिन अगर हम भारत के इतिहास को जानना चाहते हैं और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखते हैं तो ये सारे ग्रंथ विशुद्ध रूप से भारत का इतिहास ही हैं। अगर हम भारत के इतिहास को वैदिक साहित्य के दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा, जैसे कि वैदिक साहित्य की रचना किसने की, वैदिक साहित्य के रचनाकार मूल रूप से कहाँ के निवासी थे, वैदिक साहित्य की रचना किस कालखंड में हुई। इसके साथ ही वैदिक साहित्य के समय में भारत की भौगोलिक स्थिति क्या थी, यानी कि वैदिक साहित्य के समय भारत का कितने क्षेत्र पे आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का विस्तार था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम वैदिक साहित्य से रिलेटेड कुछ जनरल इन्फॉर्मेशंस को देखेंगे। वैदिक साहित्य के अगर हम मीनिंग की बात करें या ये कहें कि वैदिक साहित्य क्या है, तो वैदिक साहित्य में मूल रूप से वेद आते हैं, लेकिन सिर्फ वेद नहीं, वेद के साथ ही इससे जुड़े हुए ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद भी आते हैं। प्रत्येक वेद के साथ उसके ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद वर्गीकृत होते हैं। अगर हम उदाहरण देखते हैं तो देखिए, ऋग्वेद के साथ इसके ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय और कौशिकी है। इसके साथ ही ऋग्वेद के आरण्यक भी ऐतरेय और कौशिकी हैं। ऋग्वेद के उपनिषद भी आरण्यक और कौशिकी हैं। अगर हम यजुर्वेद की बात करते हैं तो यजुर्वेद में इसके ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय और शतपथ है। साथ ही यजुर्वेद के आरण्यक भी तैत्तिरीय और शतपथ है। यजुर्वेद में ही अगर हम उपनिषदों की बात करें तो तैत्तिरीय, बृहत्कारण्य और ईशोपनिषद इसके उपनिषद हैं। सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य और सरविंस है। सामवेद में आरण्यक, छंदोग्य और जैमिनीय हैं। इसके उपनिषद छंदोग्योपनिषद और जैमिनीय उपनिषद हैं। अब हम अथर्ववेद को देखते हैं तो अथर्ववेद के साथ ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। अथर्ववेद के साथ कोई आरण्यक नहीं है, लेकिन अथर्ववेद के साथ उपनिषद जरूर जुड़ा हुआ है और इसका उपनिषद है मुंडकोपनिषद। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन वैदिक साहित्यों की रचना किसने की? जी हाँ, वैदिक साहित्य के रचनाकार कौन थे? वैदिक साहित्य की रचना का सारा क्रेडिट अगर किसी पे जाता है तो वो है आर्यंस। जी हाँ, वैदिक साहित्य की रचना आर्यों ने की थी। कुछ विद्वान आर्यों को लेके बहुत ही भ्रमित हैं, या यूँ कहिए कि आर्यों के लिए आर्य कौन थे, आर्य शब्द का क्या मतलब है, इसके संबंध में विद्वानों के बीच में बहुत मतभेद है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि आर्य शब्द का अर्थ होता है सुप्रीम यानी कि श्रेष्ठ। अगर हम आर्यों की पहचान की बात करें तो संभवतः किसी ऐसी जाति की पहचान नहीं हो पाई है जिसे कि आर्य कहा जा सके, लेकिन ऐसा माना जाता है कुछ विद्वानों के अनुसार आर्य एक से अधिक जातीय वर्ग के लोग थे जो सामूहिक रूप से भारोपीय भाषा बोलते थे, जिनमें
से भारोपीय भाषाओं में से एक संस्कृत थी, संस्कृत को बोलते थे। सामान्य तौर पे हम ये कह सकते हैं कि आर्य की पहचान जाति वर्ग की बजाय भाषाई वर्ग के रूप में करना ज़्यादा आसान होगा। इसके साथ ही अगला सवाल जो आता है वो ये आता है कि ये आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे, यानी कि आर्यों का ओरिजिन कहाँ था। आर्यों के ओरिजिन की बात करें तो इस संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। अलग अलग विद्वान अलग अलग मत देते हैं। बहुत से विद्वानों के अनुसार आर्य भारत के मूल निवासी नहीं थे, भारत में आक्रांता के रूप में आए थे। बहुत से आर्यों को मध्य एशिया का मानते हैं। तिलक महोदय के हिसाब से आर्यों का मूल निवास उत्तरी ध्रुव था। ये कहते हैं कि यद्यपि आर्यों ने वेदों की रचना सप्त सैंधव प्रदेश में की थी, लेकिन एक सूक्त के अंतर्गत इन्होंने दीर्घकालीन उषा की स्तुति की है और दीर्घकालीन उषा उत्तरी ध्रुव में ही दिखाई देती है। इसके साथ ही महाभारत में सुमेर पर्वत का वर्णन मिलता है, जहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात की बात कही जाती है। इस स्थान की पहचान भी उत्तरी ध्रुव के रूप में की जाती है। इस आधार पे तिलक महोदय ये कहते हैं कि संभवतः आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। इसी वजह से उन्होंने अपने मस्तिष्क में अपने मूल भूमि की स्मृति बना के रखी थी। लेकिन इनके मत से बहुत से लोग सहमत नहीं हैं, क्योंकि आर्यों ने स्वयं सप्त सैंधव प्रदेश को देवताओं द्वारा निर्मित प्रदेश कहा है। और यदि आर्यों की मूल भूमि उत्तरी ध्रुव होती तो ये सप्त सैंधव प्रदेश को देवताओं द्वारा निर्मित नहीं करते, कहीं ना कहीं वे स्पष्ट रूप से उत्तरी ध्रुव का वर्णन जरूर करते। इसके अलावा मैक्स मूलर ने आर्यों के मूल स्थान को मध्य एशिया से माना है। इनका कहना यह है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे और मध्य एशिया से भारत में आके सप्त सैंधव प्रदेश में बस गए थे। इनकी इस मत का से मेयर और कीथ भी सहमत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं स्टीन की। स्टीन ने ये माना है कि आर्यों का निवास स्थान एक पर्वत के नीचे का घास का मैदान है, जिसकी पहचान उन्होंने यूराल पर्वत से की है, या यूं कहा है कि आर्यों के मूल स्थान को एशिया के बजाय यूरोप में और यूराल पर्वत के आसपास ढूंढना ज़्यादा तर्क संगत होगा। इनके हिसाब से ये यूराल पर्वत से घूमते हुए भारत में आए और यहाँ बस गए। कुछ समय पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके हिसाब से राखी गढ़ी में खुदाई में कुछ कंकालों के अवशेष मिले और इन कंकालों का डीएनए टेस्ट किया गया और डीएनए टेस्ट के आधार पे इन्हें आर्य सभ्यता या उत्तर सैंधव सभ्यता से संबंधित करके देखा गया। इस डीएनए में मध्य एशिया या भारत के बाहर के डीएनए न के बराबर मिले हैं, जिसके आधार पे ये माना जाता है कि आर्य सभ्यता संभव है कि भारतीय सभ्यता हो और आर्य भारत से ही दुनिया के बाकी हिस्सों में फैले हों। ऐसी संभावना भी व्यक्त की जाती है कि आर्य सैंधव सभ्यता की उत्तरवर्ती या समकालीन सभ्यता हो सकती है। संभव है कि महाभारत में वर्णित सिंधु सभ्यता ही हो, यानी कि सैंधव सभ्यता का क्षेत्र ही हो। ये वही सिंधु राज है जिसका महाभारत काल में कई जगह पे वर्णन किया गया है। खैर जो भी हो, अभी ये तथ्य पूरी तरीके से प्रमाणित नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर है कि इस तथ्य ने आर्य थियोरी में एक बार फिर से विचार करने की संभावनाएं पैदा कर दी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि वैदिक साहित्य का कालखंड क्या था। हम वैदिक साहित्य के रचना काल की अगर बात करते हैं
तो हमारा सौभाग्य है कि इतिहास का ये वो क्षेत्र है जहाँ पे विद्वानों के बीच में बहुत ज़्यादा मतभेद नहीं है। कई जगहों पर विद्वान आपस में सहमत दिखते हैं। रचना काल की दृष्टि से विद्वानों ने इसे सुगमता के लिए दो हिस्सों में बांटा हुआ है, जिनमें पहला है पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल, जिसे कि ऋग्वैदिक काल भी कहा गया है, ये वो कालखंड है जिसमें ऋग्वेद की रचना हुई है। इसका समय 1500 से 1000 ईसा पूर्व का माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य सभी वेदों की, उपनिषद, स्मृतियों की, रामायण, महाभारत, पुराण आदि ग्रंथों की रचना की गई। इसका कालखंड 1000 से 500 BC तक का माना जाता है। चलिए वैदिक साहित्य के समय के भौगोलिक क्षेत्र की बात करते हैं। उस समय भारत का भौगोलिक क्षेत्र कितना था? अगर हम पूर्व वैदिक काल की बात करें, यानी कि ऋग्वैदिक काल की बात करें, तो जैसा कि वर्णित है, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश तक सीमित था। इन्होंने सप्त सैंधव प्रदेश में ही इन ग्रंथों की रचना की थी। सप्त सैंधव प्रदेश की पहचान के लिए आज के समय में के पंजाब से की जाती है। ऐसा माना जाता है कि अफ़गानिस्तान में बहने वाली कुंभा यानी काबुल नदी, सुवास्तु नदी, क्रमु नदी और गोमती नदी, इस क्षेत्र को सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी का बहुत ज़्यादा महत्व है और आर्यों ने भी सरस्वती नदी की बहुत प्रशंसा की है। लेकिन अगर हम बात उत्तर वैदिक काल की करते हैं, तो उत्तर वैदिक के समय में सरस्वती नदी की बजाय गंगा नदी का महत्व बढ़ गया है। यानी कि उत्तर वैदिक काल तक आर्यों ने अपना क्षेत्र सप्त सैंधव प्रदेश से बढ़ाते हुए पूर्व की तरफ गंगा के क्षेत्र पर पूरा आधिपत्य कर लिया था। और इसके साथ ही आर्यों ने कुरु, पांचाल, कौशल, विदेह, अंग आदि क्षेत्र जो गंगा के किनारे बसे हुए थे, उन पे अपना पूर्ण आधिपत्य कर लिया था। यूँ कह सकते हैं कि पूर्व वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में आर्यों के भौगोलिक स्थिति में बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ था। जहाँ पूर्व वैदिक काल में आर्य सप्त सैंधव प्रदेश तक सीमित थे, वहीं उत्तर वैदिक काल तक आर्यों का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो चुका था। इसी के साथ ही वैदिक साहित्य के दृष्टिकोण से हमारा इतिहास का हिस्सा खत्म होता है। आगे हम ऋग्वैदिक काल को देखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हर वीडियो के अंत में हमारा एक सेक्शन होता है, क्विज सेक्शन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे क्विज सेक्शन की तरफ। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो इस तरीके से था, द इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज इनिशियली कॉल्ड। ऑप्शंस थे ए हड़प्पा सिविलाइजेशन, बी मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन, सी पंजाब एंड सिंध सिविलाइजेशन और डी लोथल सिविलाइजेशन। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को प्रारंभ में किस नाम से जाना गया? उसके ऑप्शंस थे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, पंजाब और सिंध सभ्यता या लोथल सभ्यता। इसका सही जवाब है ए हड़प्पा सभ्यता। आगे बढ़ते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैदिक लिटरेचर वर द वर्णा सिस्टम वॉज डिस्कस्ड। निम्न में से किस वैदिक साहित्य में वर्ण विभाजन को बताया गया है, यानी कि वर्ण सिद्धांत का वर्णन किया गया है? ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। आंसर के लिए हमारे अगले वीडियो को देखते रहिए। हमारे अगले वीडियो में हमारा टॉपिक होगा अर्ली वैदिक एज, यानी कि ऋग्वैदिक काल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी विज़िट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस नीचे दिया हुआ है।